नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको अभी से पता होगा, नहीं भी पता होगा तो सुनिएगा, पता होगा तब भी सुनिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 की। उस दिन एक फेस्टिवल भी था। बैसाखी पर्व मनाते हैं पंजाब वाले। काफी महत्वपूर्ण पर्व है उनके लिए बैसाखी का त्योहार। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में इतिहास का सबसे भयावह नरसंहार होने वाला है। एक ब्रिटिश अधिकारी आएगा, बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश देगा और कुछ ही मिनटों में पूरा बाग लाशों से भर जाएगा। आखिर यही हुआ उस दिन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन की काफी मदद की थी। लाखों भारतीय सैनिकों युद्ध में शामिल हुए। जितने भी अपने इंडियन सोल्जर्स थे उनको भी युद्ध में भेजा गया था। इसी में महात्मा गांधी जी को एजेंट बोला गया था। भारतीयों को ये उम्मीद नहीं थी कि युद्ध के तुरंत बाद ऐसा होगा, आधिकारिक राजनीति का अधिकार मिलेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके बजाय 1919 में रोलैक्ट एक्ट लागू कर दिया। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरे देश में इसका विरोध शुरू हुआ। पंजाब में यह विरोध सबसे ज्यादा था। अमृतसर की स्थिति 10 अप्रैल 1999 में अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में काफी आक्रोश फैल गया, शहर में तनाव बढ़ गया और अंग्रेज प्रशासन ने कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया। इसी बीच 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व आया। 13 अप्रैल 1919 उस दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। कुछ लोग राजनीतिक सभा में शामिल हुए थे, वहीं कुछ लोग बैसाखी मेले के लिए शहर से आए हुए थे और जिज्ञासावश वहां पहुंच गए। जलियांवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। आपकी जानकारी को बता दूं, जलियांवाला बाग जो था उसमें केवल एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट का केवल एक गेट था, जिसमें आप उसी रास्ते से जाएंगे और उसी रास्ते से आएंगे। जलियांवाला बाग दोस्तों चारों तरफ सिर्फ एक गेट था उसमें, और चारों तरफ उसमें दीवारें थी। अंदर जाने का रास्ता बहुत सकरा था, वहीं बाहर जाने वाला रास्ता भी वैसा सेम टू सेम वही था। शाम के लगभग 5 बजे ब्रिटिश सेना के अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने लगभग 50 सैनिकों के साथ वहां पहुंचते हैं। डायर ने भीड़ को तितर बितर होने की कोई चेतावनी उनकी तरफ से कोई नहीं दी गई। सीधे उन पर सीधे सैनिकों द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। गोलीबारी सैनिकों की भीड़ पर लगातार गोलियां बरसानी शुरू कर दी। डायर ने बाद में स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य भीड़ को डराना नहीं बल्कि सबक सिखाना था। समझ रहे, सबक सिखाना। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 1650 गोलियां चलाई गई। फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चलती रही। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर के रास्ते बेहद सकरे थे, बंद थे। वहां से निकलना काफी मुश्किल था, मशक्कत भरा था। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर मौजूद कुएं में कूद गए। आज भी उस कुएं को शहीदी कुआं कहा जाता है। कितने लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए। लगभग 1200 लोग घायल हुए, लेकिन भारतीय नेताओं और स्थानीय स्रोतों के अनुसार मृतकों की संख्या लगभग 1000 थी। 1000 से अधिक मानी गई। कई लोग घायल होने की समय चिकित्सा न मिलने की वजह से भी उनकी दर्दनाक मौत हुई। इसी के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम था हंटर आयोग। घटना के बाद ब्रिटिश सरकार जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया। जनरल डायर आयोग के सामने कह दिया, यदि रास्ता चौड़ा होता तो वह मशीन गन का इस्तेमाल भी करता। मतलब उन्होंने केवल फायरिंग की बंदूकों से। अगर उन्होंने कहा रास्ता चौड़ा होता भाई साहब, तो मशीन गन भी धड़का देते। हालांकि उनके बयान से पूरी दुनिया को झकझोर दिया। जनरल डायर को नौकरी से हटा दिया गया। उनकी जो पोस्ट थी उससे उनको इस्तीफा देना पड़ा। हट गए, चले गए, लेकिन उन पर कोई कठोर सजा का प्रावधान नहीं किया गया। मतलब कोई कठोर सजा नहीं दी गई। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। महात्मा गांधी जो पहले शासन से सुधार की उम्मीद रखते थे, अब वो पूरी तरह स्वतंत्रता की मांग करने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोधी रूप में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी।
विरोध करते हुए उन्होंने कहा, भाई साहब हम नए ठूठ के उपाय देकर करेंगे क्या। पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा फैल गया। उधम सिंह का बदला। दोस्तों, उधम सिंह का नाम सुना होगा, पंजाब के रहने वाले थे। इस घटना का वह एक युवा गवाह था, उधम सिंह, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उधम सिंह जी वहां मौजूद थे। उन्होंने जलियांवाले बाग में लोगों को मरते हुए देखा था, काफी लोगों की मदद की थी। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि यह नरसंहार का बदलाव जरूर लेंगे। 21 साल बाद 1940 में घटना हुई थी 1919 में, और 1940 की बात यह है कि लंदन में जब उन्होंने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। उधम सिंह को फांसी दी गई थी, लेकिन भारत में उन्हें शहीद माना जाता है। वहां पर उन्हें फांसी दी गई, लेकिन भारत उन्हें शहीद मानता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड केवल नरसंहार नहीं था दोस्तों। अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें इसका, तो जलियांवाला बाग केवल एक नरसंहार नहीं था, यह वह घटना थी जिसने करोड़ों भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि अंग्रेज शासन से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। 13 अप्रैल 1919 का वह दिन स्वतंत्रता की लड़ाई का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए हजारों लोगों को अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।